विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल्द कैबिनेट के विस्तार की बात कही। माना जा रहा है कि कल शाम तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ऐसे में मोहन कैबिनेट में किन चेहरों को जगह मिल सकती है, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आइए आपको बताते हैं किन विधायकों को मोहन कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पहला नाम है प्रहलाद पटेल का। नरसिंहपुर विधायक हैं और ये उन नामों में आते हैं जब आपने शुरुआती दौर में अगर नाम सुने हो तो ये बड़े नाम थे जो सांसद केंद्रीय मंत्री रहे। प्रहलाद पटेल के बाद कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, संपत्ति उइके। रीति पाठक सीधी विधायक, ये वो नाम, और ये कहा जा रहा है कि जो सांसद हैं उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जिन्होंने संसदी छोड़ी उन्हें जीत का उपहार भी मिलेगा, ये माना जा सकता है। तो ये तमाम नाम जिनमें संपत्ति उइके मंडला से विधायक हैं और प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से विधायक हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से विधायक हैं और जबलपुर पश्चिम विधायक है राकेश सिंह। इन सभी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। चलिए अब उन विधायकों के बारे में आपको बता देते हैं जिनका नाम मंत्रिमंडल की लगभग तय माना जा रहा है। इनके नाम लगभग तय हैं, वो आपके सामने। रमेश मेंदोला, कैलाश विजयवर्गीय के कारण अभी चर्चा में हैं और इनको लेकर एक दौर की चर्चा और भी बाकी है। तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट। वहीं आपको बता दें कि ये वो नाम है जिनके बारे में चर्चा तो है ही, साथ ही इनके साथ ये भी जोड़ लीजिए तो प्रद्युम्न सिंह तोमर हुए या तुलसी सिलावट हुई, ये वो नाम है जो पिछली बार भी कैबिनेट थे यानी सिंधिया समर्थक थे। और अब हम उन नामों की चर्चा कर लें। चलिए अब आपको कुछ ऐसे विधायकों के नाम भी बताते हैं जिनको लेकर एक दौर की चर्चा बाकी है। तो इनको लेकर एक दौर की चर्चा बाकी है, उनमें भूपेंद्र सिंह हैं, पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, इनके बारे में भी चर्चा है। विश्वास सारंग, इनको लेकर भी चर्चाओं का दौर गर्म है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि पिछली बार जो कैबिनेट में थे उनमें जो रिपीट हो रहे हैं वो नाम, रामेश्वर शर्मा भी उन नामों में शामिल है। शैलेंद्र जैन या अनिल जैन, यानी जैन समुदाय से किसी एक विधायक को लिया जा सकता है। जयसिंह मरावी, इनमें इनके नामों की जो एक दौर की चर्चा है वो बाकी है और ये नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हो सकता है कल ही मंत्रिमंडल को लेकर चेहरे साफ हो जाएं। अब आपको ऐसे विधायकों के बारे में बता रहे हैं जो 3 बार मंत्री रह चुके हैं और अब मोहन कैबिनेट में उनको जगह मिलने पर खतरा मंडरा रहा है, यानी ये हो सकता है कैबिनेट से बाहर रहें। गोपाल भार्गव प्रोटेम स्पीकर बना दिए गए हैं। इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मंत्री बनाया जा सकता हूं, लेकिन इनको लेकर जो चर्चाएं हैं कि इन्हें अब जगह नहीं दी जाएगी मंत्रिमंडल में, कम से कम ये चर्चाएं हैं। सिर्फ विजय शाह वन मंत्री रहे, लेकिन अब इन्हें हो सकता है मंत्रिमंडल में नई जगह दी जाए। अर्चना चिटनिस पहले मिनिस्टर रह चुकी हैं और मीना सिंह, इन्हें भी अब जो है बताया जा रहा है कि जगह नहीं दी जा सकती है मंत्रिमंडल में। ये चर्चाएं हैं, लेकिन हकीकत क्या है, चेहरे कौन से साफ जो कैबिनेट में रहेंगे तो आपको बता ही चुके हैं। लेकिन ये वो नाम है जो कैबिनेट में नहीं रह सकते, यानी आने वाले समय में हो सकता है इन्हें बाहर का रास्ता ही दिखाया जाए। तो ये वो मंत्री जिनके स्तर पर खतरा है या इन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिए जाने की खबर है, जिनमें जयंत मलैया का नाम भी शामिल है। तो कई वो नाम हैं जो पहले शुरुआती दौर में हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई थी उसमें आपको जो नाम बताए थे, ये वो नाम हैं जो आप मेरे बगल में भी देख रहे हैं। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर विधायक, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, ये वो हैं जो अपनी सांसदी छोड़कर आए, चुनाव लड़ा, जीते और अब इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चाएं हैं। और मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे हो सकते हैं, कौन से वो नाम है जिन पर लगभग मुहर लग सकती है, समझ लेते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े, हमारे ब्यूरो हेड, उनसे हम और भी जानेंगे कि क्या वो देख रहे हैं, क्या आंकलन कर रहे हैं, क्योंकि जब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो रही है
तो ना केवल नाम वो किस समुदाय से आते हैं, वो कितनी बार विधायक बने हैं, पहले मिनिस्टर थे या नहीं थे, और अब किस तरह से माहौल उनके प्रति बना हुआ है। इससे पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये भी खबर निकलकर सामने आई थी कि आलाकमान ने इन सब की डिटेल्स मंगवाई हैं, सारी चीजें जिसमें इनका पूरा राजनीतिक बायोग्राफी लिखी हुई है। अब ये नाम शामिल होने की बातें आ रही हैं सर, कितना आप मानते हैं कि जो नाम हम बता रहे हैं उनमें से कितने वो नाम है जो शामिल होंगे और बाहर का रास्ता जिन्हें दिखाया जा रहा है? देखिए पारुल, निश्चित तौर पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि अभी मंत्रिमंडल पे पूरे मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। ऐसी आशंका नहीं, ऐसी उम्मीद है, ऐसे संकेत भी मिले हैं बीजेपी की तरफ। मैं अपने दर्शकों को पहले बता देना चाहता हूँ कि कितने मंत्री बन सकते हैं मध्य प्रदेश में। एक नियम अनुसार हम देखते हैं कि जितने विधायक हैं, 230 विधानसभा क्षेत्रों से विधायक चुनकर आते हैं, तो इस हिसाब से 15% ही मंत्री बन सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश में 34 सदस्यीय मंत्रिमंडल होगा सीएम के साथ। लेकिन अभी माना जा रहा है कि तमाम पूरे मंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने शिवराज कैबिनेट में भी देखे सीएम साइड 31 मंत्री थे, कुछ पद खाली रखे गए थे आखिरी तक। लेकिन अभी ऐसे जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि पूरे 34 मंत्री नहीं बनेंगे, 30 मंत्री भी नहीं बनेंगे। अभी आधे मंत्रियों को यानी 15 से 20 मंत्रियों को ही शपथ दिलाई जाएगी। उनमें वो बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने अपनी सहमति दे दी है। ऐसी सूचना मिली है कि कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए अपनी रजामंदी आलाकमान को दे चुके हैं। उनसे पूछा गया था क्योंकि ये बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं इनका सीएम की दौड़ में नाम चल रहा था, जिस तरह से उनको मैदान में उतारा था दिग्गजों को, तो ये सीएम के दावेदार थे। तो क्या ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? क्या निश्चित तौर पर जातीय समीकरण देखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण देखा जाएगा, उसका संतुलन बनाने के लिए यह मंत्रिमंडल होगा। और उसके अलावा इसमें हम देख रहे हैं कि जो नाम चल रहे हैं बड़े नाम है, उनमें सांसदों के नाम है, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के नाम है। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्हीं को अभी तक पार्टी ने उनके विधानसभा अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया है। प्रहलाद पटेल बचते हैं। आप देखिए बड़े बड़े सांसद हैं आपके साथ। प्रहलाद पटेल के अलावा कैलाश विजयवर्गीय बड़ा नाम है मध्य प्रदेश से। महासचिव हैं बीजेपी के राकेश सिंह राव, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, संपत्ति हुई के जो नाम आपने जिक्र किए हैं, ये बड़े नाम हैं, इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा बड़े नाम मध्य प्रदेश में कौन है? मध्य प्रदेश में गोपाल भार्गव से लेकर दिग्गज बड़े नेता हैं, जयंत मलैया, विजय शाह, और जो सिंधिया खेमे से आए थे। जो सिंधिया खेमे के मंत्रियों को एक तरह से सिंधिया जी को इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि उनके कुछ मंत्रियों का पत्ता कट करेगा। वो इस आधार पर रहेगा, परफॉर्मेंस के आधार पर, चाहे वो बीजेपी के मंत्री रहे हो चाहे सिंधिया खेमे से आया, उनके पिछले कार्यकाल को देखते हुए उनकी इस बार उनको दौड़ से बाहर किया गया है। मतलब उनका मंत्री नहीं बनना तय है। इसके नाते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा गया कि अलग अंचलों से करीब आधा दर्जन ऐसे नाम बता दें कि जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो उनके जो सुझाव होगा उसको बकायदा उसको तवज्जो दी जाएगी नए मंत्रिमंडल में। शिवराज सिंह चौहान को अभी बुलाया नहीं गया, कल बुलाया गया है। वो कल जेपी नड्डा से मिलेंगे, उनसे भी कुछ राय मशवरा किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है शाम तक। तो उसमें क्षेत्रीय संतुलन देखा जाएगा, जातीय संतुलन देखा जाएगा, दिग्गजों को भी अनुभव भी देखा जाएगा। पूर्व कुछ मंत्रियों को, पुराने जो मंत्री हैं जिन्होंने काम अच्छा किया है, उनके काम पद्धति को देखते हुए उनको भी शामिल किया जा सकता है। नए लोगों को मौका दिया जाएगा, चाहे आदिवासी चेहरा हो, चाहे सामाजिक जातिगत वो हो, आधार हो उनका चयन करने में, और उनका काम और युवा। तो ज्यादातर हम देखने में आएगा युवा मंत्रिमंडल ज्यादा होगा। एक तरह से हम देख सकते हैं कि हमने कांग्रेस में देखा था युवा और अनुभव का जिस तरह से हमने तालमेल बिठाया था, तो यहाँ भी कुछ हद तक आपको वरिष्ठ भी देखने को मिलेंगे और युवा भी नए देखने को मिलेंगे, जो कि भविष्य की लीडरशिप तैयार हो सके। और काम के आधार पर पिछले कुछ मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। वैसे हम देख रहे हैं पिछले कुछ मंत्रियों में दो मुख्यमंत्री हैं, सीएम तो पिछले मंत्रिमंडल में ही थे, शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में जो सीएम बने हैं मोहन यादव डॉक्टर, और दूसरा हम देखते हैं कि राजेंद्र शुक्ल और आपके जगदीश देवड़ा, ये मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो इस नाते हम मान सकते हैं कि आगे के जो मंत्रिमंडल में से कुछ जो काम के आधार पर, जातिगत समीकरण के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर उनका चयन हो सकता है। ग्वालियर चंबल में हम देख रहे हैं कि जो सिंधिया की खेमे से बात आ रही है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर को हो सकता है। लेकिन जातिगत जमीन देखते हैं हम तो नरेंद्र सिंह तोमर वहां से बड़ा चेहरा है, वो तोमर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हो सकता है कि उनका नाम कट जाए। गोविंद सिंह राजपूत की बात की जाती है सिंधिया खेमे से, तो उनका पिछले कार्यकाल का जिस तरह से आरोप लगे, इस नाते उनको ड्रॉप किया जा सकता है। तुलसी सिलावट भी है हमने देखा है, और चौधरी प्रभुराम
भी हैं, तो इनके अलावा अन्य लोगों को शामिल किया जा सकता है। राव उदय प्रताप सिंह को हम देख सकते हैं कि दरदांचल से ले सकते हैं, क्योंकि कमल पटेल चुनाव हार चुके हैं, सीतासरन शर्मा पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, बुजुर्ग हैं। उम्र का क्राइटेरिया रहेगा, जाति का समीकरण रहेंगे, नई लीडरशिप कैसे डेवलप की जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन होगा। और अभी 15 से 20 मंत्री बनेंगे। दूसरे दौर में बाकी के जो लोग नाराजगी आएगी या जो वरिष्ठ हैं, जिस तरह के समीकरण बनेंगे उसके अनुसार उसका विस्तार किया जाएगा। एक तरह से सरकार ये भी चाहती है या आला कमान ये भी चाहता है कि सरकार पे आर्थिक बोझ कम से कम पड़े, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है लोक लुभावन योजना है उनसे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। यदि मंत्रिमंडल पूरा बनता है तो इससे भी सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए जब जरूरत के अनुसार बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। और हम अपने दर्शकों को बता ही चुके हैं, जो आपने बताया कि कौन मंत्री प्रबल दावेदार हैं, किन के नाम लगभग तय हो चुके हैं, किन पर दूसरे दौर की चर्चा होने वाली है। तो इस चर्चा के बाद हम देखेंगे हो सकता है कल शाम को मंत्रिमंडल का गठन हो जाए। बिल्कुल, यानी तमाम समीकरणों को साधते हुए और 2024 के लिहाज से भी ये मंत्रिमंडल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब जातिगत समीकरणों को साध रहे हैं, क्षेत्रीय समीकरणों को साध रहे हैं, तो इसका एडवांटेज जाहिर सी बात है माइलेज मिलेगा ही भारतीय जनता पार्टी को। यानी ये भी 24 की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है ब्रजेश जी। निश्चित तौर पर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी निर्णय ले रही है वो 2024 के अनुसार ही ले रही है कि किस तरह से नई लीडरशिप खड़ी की जाए, किस तरह से जातीय समीकरण साधे जाए। यदि मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया है तो इस आधार पर बनाया गया है कि जिस तरह से बिहार से पिछड़ों की राजनीति की बात की जा रही थी, बिहार में यादवों की राजनीति की बात की जा रही, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो विपक्ष में प्रमुख भूमिका में रहते हैं और बड़ा दल है मतलब उत्तर प्रदेश के नाते, तो उस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ओबीसी के बदले ओबीसी दिया। ओबीसी के साथ साथ में एक वर्ग, एक जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया ताकि उस वर्ग को साधने की कोशिश की जा सके। इसका मध्य प्रदेश ही नहीं दूसरे राज्यों में किस तरह से फायदा मिल सकेगा, उसका असर ये देखिए कि आप कांग्रेस पार्टी भी यदि अपने निर्णय ले रही है, इसके बाद बीजेपी ने जो जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है 2024 के हिसाब से जिस तरह से निर्णय लिए हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे हमने देखा छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में, वो हर वर्ग को साधने का जतन कर रही है। इसी आधार पर कांग्रेस भी प्रभावित हुई है और उसने मध्य प्रदेश में जिस तरह से निर्णय लिए, चाहे मालवांचल की बात करें, क्षेत्रीय संतुलन साधने की बात हो, चाहे जातीय संतुलन साधने की बात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग को साधने की बात हो, तो वो अब दिख रहा है कांग्रेस के निर्णय में। चाहे जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया हो और ब्राह्मण चेहरे के रूप में हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो जातीय संतुलन कितना महत्वपूर्ण हो गया है कि ओबीसी की जो राजनीति चल रही है देश में, जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, चाहे बिहार के माध्यम से जो मुद्दा उठाने की कोशिश की है जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया ने, उसको किस तरह से पंचर करने की कोशिश बीजेपी ने की है। चाहे हमने देखा हो 3 राज्यों के चुनाव में इसका असर देखने को मिला, चाहे इसके बाद जो निर्णय हुए हैं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर जो नया कंसेप्ट लेकर आई है बीजेपी, उसमें आप देखिए कि यही संतुलन साधने की कोशिश की है। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग गया है कि ये 24 के लिए रोड मैप तैयार कर रही है, रणनीति पर काम कर रही है, इसका असर बीजेपी को प्लस होगा। इसी कारण उसने भी अपने निर्णय में परिवर्तन किया है और उसी समीकरण को साधते हुए वो आगे बढ़ रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो, उसको कम से कम नुकसान हो और बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा फायदा ना हो। तो ये जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन निश्चित तौर पर जो आपने कहा है 2024 को ध्यान में रखते हुए साधा जा रहा है। उसी आधार पर मंत्रिमंडल भी होगा ताकि सभी जातियों को संतुष्ट किया जा सके, कोई भी एक जाति या कोई भी एक वर्ग ये आरोप न लगा सके कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल, एक और सवाल ब्रजेश जी जो मैं चाह रही थी आपसे पूछना कि ये तमाम चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इसके साथ जिन्हें ड्रॉप किया जा रहा है, हमने देखा था जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब उस वक्त भी ये खबरें थी कि अंतर विरोध या अंतर कलह जो सामने आ रही थी उसको थामना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती और बखूबी बीजेपी ने किया भी। लेकिन जो ये बड़े नाम ड्रॉप होंगे, आपको लगता है किसी तरह का कोई विरोध या विरोध के स्वर उठेंगे जिन्हें ड्रॉप किया जाएगा या जिन्हें उम्मीद है उन्हें नहीं बनाया जाएगा? देखिए फारूक, बीजेपी में अन्य दलों से यही एक बेसिक बहुत बड़ा अंतर है। हम देखते हैं कि यदि मुख्यमंत्री के एक झटके में बदल देते हैं, वो दिग्गजों को एक झटके में यदि घर बैठा देते, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे हो, चाहे हमने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को देखा हो, जितने भी दिग्गज हैं बीजेपी में, चाहे इससे पहले आप उमा भारती को देख लीजिए, कोई उस तरह की बगावत नहीं हुई पार्टी में। यदि कोई एक नेता नाराज हो जाता है तो उसका असर नहीं दिखा। उमा भारती ने नाराजगी जाहिर की थी, वो पार्टी छोड़कर चली गई थी, उन्होंने एक नया दल बनाया था भाजपा के रूप में, लेकिन वो बीजेपी पर कोई असर नहीं डाल पाई। तो ये एक संगठन की क्षमता है, संगठन की ताकत है। बीजेपी में लोग संगठन से जुड़ते हैं, कार्यकर्ता को वो गढ़ते हैं जिस तरह से विचारधारा के अनुसार। और हम कांग्रेस में देखते हैं कि जिस तरह से नेताओं के पीछे लोग समर्थक इकट्ठा होते हैं, नेता उनका छोड़कर जाता है तो वो भी चले जाते हैं।
संगठन से नहीं जुड़ते, वो विचारधारा से नहीं जुड़ते, किसी एक नेता हाल से ही में जुड़ते दीपक हैं। जोशी का जाना भी एग्जाम्पल ही था, खुद भी हारे हैं। बिल्कुल, देखिए आप दीपक जोशी नहीं है, बहुत सारे नेता गए हैं, प्रियंका मीणा गई है जो पूर्व विधायक हैं चाचौड़ा से, लेकिन जिस तरह से दूसरे दल में चले जाते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है, चाहे हमने कर्नाटक में भी देखा है कि दूसरे दल में जाकर बीजेपी का नेता सर्वाइव कर पाया हो या जीत पाया हो। इक्का दुक्का ही उदाहरण देते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता नहीं जाते इनके साथ, समर्थक नहीं जाते। तो जी आप जी। ये बेसिक अंतर है, इसलिए माना जा सकता है कि पहले भी इस तरह से बुजुर्गों को ड्राफ्ट किया था, 75+ का क्राइटेरिया रखा था, सरताज सिंह हो, बाबूलाल गौर हो, अजय बिश्नोई हो, ये बड़े नेता थे जिनको ड्राफ्ट कर दिया गया था। उम्र का भी एक क्राइटेरिया था, इस आधार पर उनको कोई बगावत नहीं हुई थी मध्य प्रदेश में, कोई नाराज नहीं हुआ था। जैसी बगावत हमने कांग्रेस में देखी थी, सिंधिया खेमे ने बगावत की, वो पूरी सरकार चली गई। ऐसे हालात बीजेपी में ना बन सकते हैं, ना बन सकते हैं, ना उनके कोई नेता बना सकते हैं, ऐसी जी कोई जी। क्षमता नहीं है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो चाहे अन्य नेता हो। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। यदि वरिष्ठों को साइड में कर देंगे, वो चाहे बड़े नेताओं को देख लीजिए, दिल्ली में भी उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को साइड किनारे कर दिया, मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया, तो कहीं से कोई शोर शराबा नहीं हुआ, विपक्ष चिल्लाता रहा, लेकिन पार्टी के अंदर से कोई एक खेमा ऐसा खड़ा नहीं हुआ जो उनके साथ खड़ा हो। तो मध्य प्रदेश में भी जैसे आसार बिल्कुल। आपको नजर नहीं आएंगे, तो जितने भी वरिष्ठों को ड्राफ्ट किया जाएगा, जो काबिलियत है, जो क्षमता है, जिनमें यदि वो मेहनत कर सकते हैं तो उनको दूसरी जिम्मेदारी दी ठीक। जा सकती है। इससे पहले भी जी जी। कैलाश विजयवर्गीय को दिल्ली में भेजा गया था, कहीं से कोई बगावत नहीं आई, और उमा भारती को हमने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश भेज दिया गया था, कोई भी बिल्कुल। शिवराज सरकार के लिए चुनौती नहीं आई। तो ये मध्य प्रदेश डिसिप्लिन में ऐसी कोई डिसिप्लिन ही चुनौती नहीं कहेंगे होगी। भारतीय जनता पार्टी में, जिसकी वजह से किसी तरह की कोई ऐसे सुर उठते नहीं हैं, और उठते भी हैं तो उनका नतीजा नेताओं ने देखा है, इसलिए वो उससे भी सबक ले चुके हैं पहले ही।